हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि रिसेंटली मैं इलाहाबाद एसएसबी गया था। एनसीसी एंट्री थी मेरी, स्पेशल एंट्री है और अराउंड 225 कैडेट रिपोर्ट किए थे। तो उसमें से 20 कैडेट स्क्रीन इन हुए थे, उसमें से एक मैं भी था। और आप जितने भी टेक्निकल एंट्री जाओगे या टीजीसी एंट्री जाओ या फिर अदर टेक्निकल एंट्रीज होती हैं और एनसीसी एंट्री है या फिर सीडीएस एंट्री है, जो भी एंट्रीज आप जा रहे हो, इसमें मैंने एक चीज़ नोट किया है। मेरे 10 अटैम्प्ट हो गए हैं एसएसबी के। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि जितनी भी टेक्निकल एंट्री हैं उसमें 10% के आसपास में स्क्रीन इन लेते हैं। और जितनी भी नॉन टेक्निकल एंट्री हैं दे टेक अराउंड ओनली 40% के आसपास ले लेते हैं। जितने भी जैसे कि रिटन एंट्री है सीडीएस वगैरह में है, तो 100 बच्चे रिपोर्ट करें तो 40 के आसपास स्क्रीन इन हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू गो विद द technical entry or direct entry, you will see that only 10% कैडेट और टेकन। सो मेरे टाइम पे कितने हुए थे? 225 कैडेट रिपोर्ट किए थे, जिसमें से 20 स्क्रीन इन थे। मेरा चेस्ट नंबर था 19। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये हुआ। और नॉर्मली रिपोर्टिंग होती है सुबह के टाइम पे, जो भी मास्क वगैरह जैसे भी रिपोर्ट करना होता है वो करते हैं। उसके बाद में जब आप अंदर जाते हो तो फिर आपका लगेज वगैरह रखाया जाता है। उसके बाद फिर लेके जाते हैं आपको टेस्टिंग हॉल में, और खाना वाना ब्रेकफास्ट के बाद में टेस्टिंग हॉल में लेके जाते हैं। और टेस्टिंग हॉल में क्या होता है, जनरली दो OIR होते हैं, OIR 1 और OIR 2। तो जनरली 34-35 मिल जाता है किसी को कुछ मतलब 74-75 मिल जाता है। DIPR बनाता है इसका, है ना, DRDO डिज़ाइन करता है। तो मेनली DRDO डिज़ाइन करता है DIPR। तो मेनली वहाँ से डिज़ाइन होके आते हैं ये जो OIR के सेट होते हैं। तो जो स्क्रीन इन होने का मेन रीज़न है, उसमें 3-4 फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। एक होता है OIR 1 आना बहुत ज़रूरी है। सोचो 400 कैडेट अगर आपके बैच में रिपोर्ट कर रहे हैं और उसमें से लेना है 30 कैडेट को या फिर 40 कैडेट को, तो उसमें उतने कैडेट को लेने के लिए क्या OIR 1 होना बहुत ज़रूरी है। जिसका OIR 2 है, OIR 3 है, वो भूल जाओ। एसएसबी के दिन पहले दिन वापस आओगे आप, है ना। तो OIR 1 बहुत ज़रूरी है। OIR 1 आ गया आपका, तो चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, दोनों में आपके मतलब अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और सपोज करो, जनरली क्या होता है कि 20 मिनट देते हैं, 50 क्वेश्चन होता है ना। जनरली ऐसा होता है 17 मिनट, 20 मिनट, 23 मिनट, कुछ भी दे सकते हैं, वो अपने हिसाब से दे रखते हैं। वहाँ टाइमिंग नहीं लिखा होता, बट हाँ मतलब इस तरीके से होता है। तो 50 में से 45 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। अगर सही नहीं हो रहे हैं तो प्रैक्टिस करो, घर पे प्रैक्टिस करो। वो सैम्पल 20 का PDF आता है ना एसएसबी क्रैक का, वो PDF प्रैक्टिस करो, उससे वो प्रैक्टिस एनफ है। और उसके अलावा आप लोग अलग से रीजनिंग के क्वेश्चन बनाओ, बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, रीजनिंग के। तो अपनी स्पीड को इतना फास्ट कर लो कि 20 मिनट में 50 क्वेश्चन, क्या आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन बन जाए, है ना। इस तरह की स्पीड्स बनाओ अपनी। तो OIR 1 आना बहुत ज़रूरी है। तो एक है OIR 1 आना। अब जब OIR 1 आ गया आपका, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका OIR 1 है, OIR 2 है, OIR 3 है, OIR 4 है। बट आपको कोशिश करना है आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों। तो OIR 1 मतलब आउटस्टैंडिंग, ये बंदा एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है। और OIR 2 का मतलब वो है कि अबव एवरेज है, OIR 3 का मतलब एवरेज है, OIR 4 का मतलब बिलो एवरेज है, OIR 5 का मतलब है कि आप क्वालिफाई करने के लायक नहीं हो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों पे फोकस करो। OIR 1 आना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्क्रीन इन होना चाहते हैं। तो स्क्रीनिंग के दिन बाकी अलग टेस्ट होते हैं। तो स्क्रीनिंग के बाद में वो क्या कहते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं। उस पिक्चर को आप 30 सेकेंड्स तक ऑब्जर्व करो। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप उसके ऊपर स्टोरी नहीं लिख पाओगे। जनरली क्या होता है, हमारे माइंड में होते हैं 30-40 टॉपिक्स और 30-40 स्टोरीज प्रिपेयर्ड होती हैं, हम वही स्टोरीज ले जाके चेप देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पिक्चर को देखो, ऑब्जर्व करो, उसमें हो क्या रहा है, उसके बेसिस पे स्टोरी बनाओ। और स्टोरी होनी चाहिए पॉजिटिव। जो भी बनाओगे स्टोरी पॉजिटिव बनाओ। लोग कहते हैं पॉजिटिव बनाओ, लेकिन हमको समझ नहीं आता पॉजिटिव बनाओ। एक बंदा जिसका मूड डरा हुआ दिख रहा है, हम उसको ले लेते हैं जीरो या नेगेटिव ले लेते हैं कैरेक्टर। नहीं बनाना। जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, तो इस तरह के मिस्टेक्स नहीं करना। और फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं बता दूं कि आप कोचिंग लेके जाओ, कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोचिंग नहीं ले सकते तो फिर भी अच्छी गाइडेंस लो। अच्छे यूट्यूब चैनल देखो, अच्छे वीडियोस देखो जहाँ पर गाइड किया जा रहा है ना।
और जितने भी रिपीटर्स हैं उनके लिए भी मैं बता दूँ, रिपीटर्स भी स्क्रीन आउट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो पहली बार लक से, या लक बोलो या फिर लक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पहली बार में कई बार वो स्टोरी सही बना देते हैं, नरेशन अच्छा हो जाता है, डिस्कशन अच्छा हो जाता है, स्क्रीन इन हो जाते हैं, लेकिन फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार हर बार स्क्रीन आउट हो रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वो OR1 नहीं ला रहे। दूसरा रीज़न ये है कि वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं नरेशन के टाइम पे। तीसरा रीज़न ये है कि जो पिक्चर देखी उस पे स्टोरी नहीं बनाई उन्होंने कहीं न कहीं से लास्ट के 1-2 कॉलम में या शुरू के 1-2 मतलब लाइन में अपनी स्टोरी को कहीं से ले आए। वो स्टोरी नहीं लानी, कोई भी पहले से स्टोरी प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन वो स्टोरी लगाना वहाँ पे जो तुम्हें वहाँ पिक्चर दिखाई जा रही है। तो ये है वन थिंग। तो ये हमने देखा है स्क्रीनिंग का प्रोसेस। OR1 बहुत ज़रूरी है। आपका स्टोरी जो रिटन लिख रहे हो ना, रिटन, उसमें ग्रामर मिस्टेक भी नहीं होने चाहिए। इज़, एम, आर, दी, पता नहीं क्या बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक होते हैं। तो उस ग्रामर मिस्टेक को अवॉइड करो, बिल्कुल करेक्ट लिखो। और एक को सर्कल करना, ये नहीं कि कई लोग 2 को सर्कल कर देते हैं, कई लोग 3 को सर्कल कर देते हैं। सिर्फ एक कैरेक्टर को सर्कल करना है और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मान लो 15 लोग दिख रहे हैं, तो 15 लोगों को लिखते रहोगे क्या उसमें? मेल 25 ये है ना, नहीं लिख सकते 15 लोगों को, तो सिर्फ एक लोगों को लिखो। बाकी की जगह पे या तो पर्सन वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, राइट ऑन द फर्स्ट एक्शन ऑफ द स्टोरी। सो दिस टाइप ऑफ लाइंस वो बोलेंगे थोड़े से, है ना, उसको ध्यान से सुनना। उसमें कई बार वो पॉजिटिव को P लिखने के लिए बोलेंगे, कई बार पॉजिटिव को प्लस लिखने के लिए बोलेंगे, और कई बार नेगेटिव को N लिखने के लिए बोलेंगे, कई बार नेगेटिव को माइनस लिखने के लिए बोलेंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है। ज़्यादातर केस में वो प्लस और माइनस ही बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में आपने स्टोरी लिखी, तो स्टोरी लिखना बहुत ज़रूरी है। साफ साफ स्टोरी लिखो और सिंपल स्टोरी लिखो। ज़रूरी नहीं है हमको बहुत बड़ी स्टोरी लिखनी है, और कम से कम आपकी स्टोरी 8 लाइन की होनी चाहिए, 8 से 10 लाइन की। 4 लाइन वाले भी रिकमेंड होते हैं, बस इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर ज़्यादा दिमाग, मतलब ज़्यादा थिंक करने का कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आपने 4 लाइन लिखी है, इसका मतलब ये है कि आप बिना मेहनत किए गए हो वहाँ पे, या तो आपके दिमाग में कुछ आया नहीं है। तो कोशिश करना मिनिमम 8 लाइन की स्टोरी लिखना, और स्टोरी नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, और वो इंस्ट्रक्शंस जनरली में व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज आउटकम, ये 3 चीज़ तो आनी ही आनी चाहिए आपकी स्टोरी में। तब जाके आप स्क्रीन इन होगे। आपने स्टोरी लिखी अच्छी। नरेशन के टाइम पे घर पे प्रैक्टिस करके जाते हो आप काफ़ी ज़्यादा, है ना, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। आपको ग्रुप को देख के डर लगता है तो ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करो जहाँ पे ग्रुप हो, है ना। अपने 5 दोस्तों को सामने बिठाओ, उनके सामने स्टोरी नरेट करो। तो इस तरीके से आपका डर खत्म हो जाएगा। और वहाँ पे जाने के बाद में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये मान के जाओ कि आप आउट हो जाओगे, आप स्क्रीन इन हो जाओगे उस टाइम पे। आप मान के जाओ कि आप आउट हो जाओगे, आप स्क्रीन इन हो जाओगे। तो आप घबराना बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नरेट करना है। कहीं भी जब घर पे देख के नरेट करते हैं तो बाएँ देखो, दाएँ देखो, फिर नरेट करो। जैसे मेरी शुरू में कुछ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उनको देखो, और वहाँ से मतलब एक आध सैंपल देखो कैसे प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया। उसके बाद ये आपने नरेशन कर दिया अच्छी, और नरेशन करने के बाद में क्या होता है कि मेरे टाइम पे जो पिक्चर आई थी वो कुछ ब्लर पिक्चर थी। उसमें लाइन से बहुत सारे लोग खड़े थे, है ना, और लाइन से बहुत सारे लोग खड़े थे। कुछ हाथ में थाली वाली ले रखी थी, और थाली नहीं, सॉरी, लाइन से खड़े थे, और काफ़ी सारे मतलब लोग सामने भी खड़े थे। ऐसा लग रहा था कोई काउंटर है और लोग खड़े हैं। तो काफ़ी ब्लर पिक्चर थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने स्टोरी बनाई थी क्या कि माय मेन कैडेट रवि 25, रवि ले लो, राहुल ले लो, है ना। तो राहुल 25 22 लिया था मैंने, हाँ। रवि 22 वॉज रिसेंटली पास्ट graduation, and he wanted to apply for the defense forces. He decided to visit to the while he reading the what we call internet, he got to know he need a domicile certificate. So he went to the nearby तहसील to make the domicile certificate, और उसने देखा लाइन वाइन कुछ गलत है तो उसको सही कर दिया, और फिर वापस से मतलब उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना, फिर उसने अप्लाई कर दिया। इस तरह की मैंने स्टोरीज लिखी थी, है ना। तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं था, जो कुछ दिख रहा था वहाँ पे वैसे ही बनाया था। और मैंने थोड़ा सा इसमें बनाया था कि हाँ, वो लाइन थोड़ी सी बिखरी हुई लग रही थी, तो मेरे मेन कैरेक्टर ने क्या किया था, उस लाइन को सीधा कराया था। सबसे बोला था कि सीधी लाइन बनाओ, और एक एक करके सबने डॉक्यूमेंट बनवाए थे। तो ऐसी स्टोरी थी मेरी। फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो ग्रुप डिस्कशन में मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। मैक्सिमम मैंने 3 टाइम बोला। आप 3 से 4 टाइम बोलो, और ये नहीं कि सब चिल्ला रहे तो आप भी चिल्लाओ। क्यों चिल्लाना ज़रूरी है वहाँ पे? 4 बार बोलोगे, कोई सुने ना सुने, असेसर सुन रहा है, आपको लगेगा कि कोई नहीं सुन रहा, यार मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। पूरे ग्रुप डिस्कशन में ऐसा फील होगा कि कोई नहीं सुन रहा। अरे नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, आप अपनी बात बोलो ना, असेसर हैं सुनने के लिए। वहाँ पे मेन होता है कि किसको
रिजेक्ट करना है। मेनली क्या होता है, सारे बंदे क्या बहुत चिल्लाने लगते हैं, सो एवरीवन इज शाउटिंग, सो दैट टाइम दे जस्ट क्रॉस, दिस पर्सन इज नॉट गुड इन, है ना। तो इस तरीके से होता है, एन लिखते चले जाते हैं उसके ऊपर, एन। तो और जो बंदा शांत रहता है, जो बंदा 2-3 बार पार्टिसिपेट करता है, काम दिखता है, सोबर दिखता है, वो बंदे स्क्रीन इन हो जाते हैं। पहले शुरू में मैं यही गलती करता था, बहुत सारे मतलब पॉइंट डालने की कोशिश करता था तो अपने जब भी पॉइंट बोलो, काफ़ी अच्छे पॉइंट बोलो और ग्रुप को आगे बढ़ाने वाले पॉइंट बोलो। ऐसे नहीं कि किसी और को काट के बोल रहे हैं और नो जेंटलमैन आई डू नॉट एग्री विद यू, आई थिंक दिस इज दैट। नहीं, क्यों बोलना है ऐसे, डू नॉट एग्री विद यू, कुछ और बोलो वहाँ पे। आई थिंक जेंटलमैन वी कैन डू द लाइक दिस, कुछ इस तरह के पॉइंट्स डालो, वो पॉजिटिव होंगे और आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। जब स्क्रीनिंग हो जाता है तो सेकंड स्क्रीनिंग होने के बाद में वो आपसे फॉर्म्स काफ़ी सारे फिल करवाते हैं। उन सारे फॉर्म्स को PIQ वगैरह, है ना। तो मेरे टाइम पे तो 5 पेजेस की PIQ थी, है ना। तो वो फिल करवाए थे 10th के मार्कशीट में, 10th के सेमेस्टर वाइज में मार्कशीट थे, है ना। तो 5 पेज वाला PIQ जो है वो भी आप लोग एक बार फिल करके देख लेना। बाकी जनरली 2 पेज का ही होता है PIQ, पहला पेज और दूसरा पेज आगे पीछे का, है ना। बट मेरे टाइम पे 5 था और वो पहला वाला भी था। तो काफ़ी सारे मतलब फॉर्म भरने में टाइम लग गया था, 2 घंटे के आसपास टाइम लग गया था। फिर उसके बाद बैरक वगैरह अलॉट किए गए, फिर हम लोग रूम में गए स्क्रीनिंग होने के बाद में। तो रूम में गए, नेक्स्ट डे वही साइक टेस्ट था। तो साइक टेस्ट भी अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। साइक टेस्ट भी अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि आपको पता है 12th पिक्चर आनी है और वो सारे 4 फैक्टर में डिवाइड होती हैं। और वो 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, आपके OLQ होते हैं। जो भी आप OLQ वगैरह बनाते हो तो उन चीज़ों पे काम करो आप। और आई थिंक ये यूट्यूब है तो ज़्यादा बताना ठीक नहीं है। बाकी हाँ, पिक्चर्स इस तरह की होती हैं कि आपकी कोर क्वालिटी को चेक कर सकें, है ना। तो आपको OLQ नहीं भी जानते हो तो भी आप एक अच्छी स्टोरी बनाओगे तो अपने आप ही OLQ निकल जाएंगे, है ना। तो आप एक अच्छी स्टोरी बनाओ और आपका साइक टेस्ट अच्छा जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आप कोई भी नेगेटिव पिक्चर में भी पॉजिटिव चीज़ें लिख रहे हो तो, है ना। जैसे क्या कहते हैं, सपोज करो कि एक नेगेटिव सीन है ना। तो आप उसमें कुछ डॉक्टर बना दो, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें बना दो जो उसमें लग हो सकती हैं। एक पॉजिटिव थीम निकल के आनी चाहिए, है ना। एक चोर दिख रहा है, हाथ में चाकू दिख रहा है, सामने वाला बंदा दिख रहा है, या तो सामने वाले बंदे को कुछ एम्पावर कर दो। जनरली जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देखोगे सब यही बोलते हैं कि एम्पावर करो, ये करो, वो करो। तो आप करना पड़ेगा ना आपको एम्पावर। एक बंदा जो नॉर्मल बंदा है वो किसी को हैंडल कैसे कर सकता है। और वो उसमें कहते भी हैं दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन का टेस्ट है, तो इमेजिन करो ना कुछ अपने आप को, कुछ कमांडो टाइप इमेजिन करो, कमांडो हो आप, या फिर कुछ पुलिस ऑफिसर हो, या कुछ जिसमें पावर है, कुछ वैसा इमेजिन करो और वैसी स्टोरी लिखो। अगर आप वैसा लिखोगे तो आपकी जो स्टोरीज हैं सारी पॉजिटिव आएंगी। और मेरे ख्याल से अगर इस तरह की स्टोरीज होंगी तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा आपको। ये हो गया आपका साइक टेस्ट। फिर वैट तो कन्फर्मेटरी होता है, तो वैट में 60 वैट होंगे। तो जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं, जैसे मान लो किल वर्ड है तो क्या बना दो, किल द फियर, KILL किल। कुछ लोग बनाएंगे कि 1 पर्सन किल्ड बाई द टेररिस्ट और समथिंग लाइक दिस। सो ये नेगेटिव चीज़ें क्यों बनाना, किल द फियर को किल कर दो, है ना। या फियर वर्ड है तो ब्रेव नेवर अफ्रेड ऑफ फियर। इस तरह के वैट बनाओ, जितने भी वैट आएंगे नेगेटिव वर्ड्स, और पॉजिटिव तो अच्छा बना ही दोगे आप लोग, है ना। और आई मी वी यू ये सारी चीज़ें यूज मत करना, राहुल वाहुल किसी का नाम यूज मत करना, ठीक है। ये हो गया। और 60 वैट तो मैंने 60 की 60 कर दी थी, और SRT मैंने 50 की थी। और SRT में बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका क्वांटिटी मायने नहीं रखता। क्वांटिटी मिनिमम 45 तो होनी चाहिए। अगर आप 45 से कम कर रहे हो तो आपसे कॉन्फ्रेंस में SRT पूछी जाएगी, गारंटीड है। आपने 45 से कम SRT की है तो आपसे कॉन्फ्रेंस में SRT पूछी जाएगी। अगर आप डाउट केस हो, फेल हो, तो फिर वो वही पूछेंगे, हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, यू कैन गो नाउ। ये वाली चीज़ें कॉमन रहती हैं। और ये हो गया, और ये हो गया। उसके बाद में हाँ, SRT हो गया। SRT के बाद में SRT 45 प्लस में करना है आपको, और कम से कम 4 स्टेप में SRT करना है, 4 स्टेप। ये लोग क्या करते हैं, एक स्टेप में लिख दिया, आई इग्नोर द प्रॉब्लम, या फिर ही वेंट इन डिड पार्ट टाइम जॉब और हेल्प द फैमिली। 2 लाइन की SRT, दो उसकी SRT नहीं करनी, कोमा लगा के लिखो, 2 वर्ड की लिखो, लेकिन कम से कम 4 स्टेप में लिखो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप में लिखो। ये हो गया आपका SRT। और उसके बाद बात करते हैं SD की। तो SD प्रिपेयर करके जाओ, वही 5 क्वेश्चन होते हैं।
5 क्वेश्चन कौन-कौन से होते हैं? पेरेंट्स पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट यू, योर सेल्फ ओपिनियन अबाउट यू, टीचर या एम्प्लॉयर ओपिनियन अबाउट यू, या फिर फ्रेंड्स या फिर कलीग ओपिनियन अबाउट यू। और जो 5वां क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, या फिर व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव इन योर लाइफ। यही 6 क्वेश्चन होते हैं, एसडी में पूछे जाते हैं। इन 6 में से 5 को करने होते हैं। कई बार लास्ट के 2 क्वेश्चन में से कोई एक दे देता है। तो आप इन 6 क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, रट के जाओ, बहुत अच्छे से रट के जाओ। कम से कम मतलब इतना अच्छे से रट के जाओ कि 15 मिनट के आपका 10 मिनट में हो जाए पूरा, है ना। और प्रैक्टिस भी करके जाओ एसडी को। ये एसडी वैसे ज़्यादा मायने नहीं रखती, बाकी मैंने बता दिया आपको 3 चीज़ें। आपकी स्टोरी बहुत मायने रखती है। एक स्टोरी भी अगर आपकी ख़राब हो गई तो आप 5वें दिन वापस आ रहे हो, समझो, है ना। ये हो गया आपका साइक टेस्ट। साइक टेस्ट के बाद में अगर हम बात करें, साइक टेस्ट हो गया, उसके बाद जीटीओ होता है, थर्ड डे पे होता है जीटीओ। जीटीओ हो गया, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू तो आपका साइक टेस्ट के बाद ही चालू हो जाते हैं, किसी का नंबर कभी भी आ सकता है। तो आप ये मत सोचना कि मुझे वहाँ जाकर प्रिपेयर करना है। वहाँ जाकर के 1 मिनट भी आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। और कौन सा भाई, कौन सा वॉरियर होता है जो कौन सा वॉरियर है जो वहाँ पे जाके प्रिपेयर करेगा भाई? एसएसबी में जाकर के प्रिपेयर करोगे आप अपना इंटरव्यू। प्रिपरेशन एसएसबी से पहले होती है, एसएसबी के अंदर कोई प्रिपरेशन नहीं होती। तो एसएसबी से पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि वहाँ पे जाने के बाद में बहुत अच्छा हो आपका एसएसबी। तो ये हो गया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपने जितने भी क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करो, सारे सीएक्यू प्रिपेयर करो, सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाओ। आपके सिलेबस क्या हैं, आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और जितने भी जो आपका पीआईक्यू है, जिसमें पीआईक्यू भर रहे हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में, साउथ में, पॉपुलेशन क्या है, वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, स्टेट के गवर्नर कौन है ना, और आपके डिस्ट्रिक्ट के कौन है, ऐसे वो क्या कहते हैं, एसडीएम कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, वहाँ के प्रधान कौन है गांव के, है ना। तो इस तरह की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, है ना। कितने लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं। तो टोटल डिटेल आपके पीआईक्यू से रिलेटेड पूरा रट के जाओ, बढ़िया से रट के जाओ। रट्टे वाले ही पास होंगे। और जितना जिसमें जाना चाहते हो, मान लो आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी की हर एक डिटेल, कौन सा आर्मर टैंक है, कौन सा इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री में जाना चाहते हो तो इन्फेंट्री की डिटेल्स, है ना। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी पड़ेंगी, तब जाकर आपका इंटरव्यू चलेगा। मेरे से भी ये सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो इंटरव्यू अच्छा गया था मेरा, और अच्छा गया था इंटरव्यू। उसके बाद बात करते हैं जीटीओ की। तो जीटीओ में आपके वही टास्क होते हैं, जीपी दिखाएंगे आपको। पहला टास्क होता है 2 जीडी के टॉपिक होंगे। तो मेरा तो वही एक रशिया यूक्रेन वॉर का टॉपिक था कि ये कैसे स्टॉप किया जा सकता है, 3 लीड थे। और दूसरा था कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड था, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंक है और क्यों है। तो आपके पास बहुत नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए मतलब डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो तभी आपके पास नॉलेज होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी हो गया, जीपी हो गया। जीपी, हाँ जीपी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। जीपी में आपने ख़राब कर दिया तो समझ लो आपका जीटीओ रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, और जीटीओ साहब अगर रिकमेंड नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो जीपीई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। कम से कम मैं कहूँगा 20 जीपी की प्रैक्टिस करके जाओ। 20 जीपी लिटरली। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं 20 जीपी की प्रैक्टिस, या डेली 5-5 जीपी लगा लो, है ना। 10-10 मिनट के जीपी, 50 मिनट तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं ना। 10 दिन कर लोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे जीपी, है ना। और जीपी के कलेक्शन बहुत जगह मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे जाओ चाहे यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे जीपी मिल जाएंगे आपको। उन जीपी की प्रैक्टिस करो और अच्छा रिकमेंडेशन होगा। हाँ, उसके बाद देखते हैं जीपी के बाद में आपका आता है टॉपिक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है। ये जो होते हैं बेसिक टास्क होते हैं। अगर इन बेसिक टास्क में फेल हो जाएगा तो फिर आपको जीटीओ से आप देखने वाले भी नहीं हैं। तो इसलिए है कि बेसिक टास्क में आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। पहला जीडी, दूसरा जीपी, तीसरा जो पीजीटी होता है, और जीओआर होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो ये 4 टास्क जो हैं ये तो आपको डिसाइडिंग फैक्टर है। यहाँ पे अगर आप फेल हो गए तो समझो आगे कॉन्फ्रेंस में आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। वही पूछेगा हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, या फिर नहीं होने वाला, है ना। तो उस चीज़ को प्रिपेयर करके जाओ। और अगला नेक्स्ट है लेक्चरेट। लेक्चरेट जो है वो तो समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो आपके कन्फर्मेशन को डिसाइड करेगा कि आपको लेना है या रिजेक्ट करना है। जीटीओ साहब डिसाइड करेंगे कि आपको लेना है या रिजेक्ट करना है। तो अगर आपको लेना होगा तो वो आपके लेक्चरेट में सेलेक्ट किए जाएंगे। मैंने 40 लेक्चरेट के टॉपिक्स प्रिपेयर कर रखे हैं, करके गया था, और उनमें से नहीं आया था, वो एक भी नहीं आया था। लेकिन
लेकिन मैंने कंटेंट इतना याद कर रखा है कि मैं किसी भी टॉपिक पे 15 मिनट बिना देखे बोल सकता हूँ। 15 मिनट टॉपिक और विद अ फैक्ट, डिटेल एंड हर चीज़ पे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जो भी टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं, एटलीस्ट उनको एक-एक बार देख के जाओ। एक-एक बार तो कम बोल रहा हूँ, कम से कम 10-10 बार देख के जाओ। 40 टॉपिक्स हैं, 40 को 10-10 बार देख लो, आपके दिमाग में बैठ जाएँगी चीज़ें। कोई भी लेक्चरेट को तैयार करने का अलग-अलग तरीका होता है। जैसे कि कोई एक लेक्चरेट है तो उसको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो, और अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो इन द सेंस कि मेरे को आया था कुछ क्या टॉपिक आया था, एक सेकंड, सॉरी, डिजिटल ट्रांजैक्शन ऐसे करके टॉपिक आया था, और आयुष्मान भारत, और अभी और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। बाकी 2-3 टॉपिक और थे, और बाकी मेरे में इतना ईज़ी नहीं आया था कि माय बेस्ट फ्रेंड और ऐसा कुछ आता है ना, मतलब एक टॉपिक जो होता है आपका नॉर्मल होता है, 2 टॉपिक एवरेज होते हैं और 1 टॉपिक हाई लेवल का होता है। तो इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, बट मेरे में जो भी लगा मुझे, मैंने नरेट किया, अच्छा था। और उसके बाद मेनली आप कमांड टास्क तक जाओगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि जीटू सर आपको पास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कमांड टास्क हाई रहेगा तो आप पास हो, कमांड टास्क लो रहेगा तो फेल हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि जीटीओ साहब आपको बॉर्डर पे रखते हैं और बाकी 2 असेसर आपको पास कर चुके होते हैं, तो फिर आप कॉन्फ्रेंस में पास हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद कमांड टास्क हुआ, और कमांड टास्क हो गया, पीजीटी हो गया। पीजीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो पीजीटी के तो भाई वहाँ पे जाने के बाद में अगर आपको आइडियाज़ आ रहे हैं तो दो, और कोशिश करो कि सबको कोऑपरेट करके चलो, है ना? और यही बोलूँगा, एचजीटी सेम होता है पीजीटी जैसा। कमांड टास्क हो गया, उसके बाद एक फाइन एफजीटी होता है। एफजीटी तक वो सिलेक्ट कर चुके होते हैं उस कैडेट को जिसको लेना होता है, और उसके बाद में फिर आपका जीटीओ ख़त्म होता है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन कॉन्फिडेंट रहो, जो भी आपने आंसर नहीं कर पाए थे किस में, इंटरव्यू में, वो क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, और बाकी उसमें कोई टफ क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला, बिल्कुल आसान, रिलैक्स रहो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएसबी। और मैं चाहूँगा कि आप वो 40 लेक्चरेट के टॉपिक्स जो मैंने अपने इस चैनल पे डाल रखे हैं, कृपया उनको जाओ, देखो, समझो, और उनको प्रिपेयर करोगे तो आपका जीडी प्रिपेयर हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके लेक्चरेट का टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो और जीके तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे एसएसबी में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वह है आपका जीके। लोग कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट है, मैं कहता हूँ जीके टेस्ट है। आपकी जीके टेस्ट की जाएगी हर जगह, चाहे आप फ्रेशर हो, रिपीटर हो, हर जगह। पीपीडीटी में क्या आपका जीके टेस्ट नहीं होता? आप जाओ, पीपीडीटी दो, आप पिक्चर्स देखते हो, अगर पिक्चर्स के अंदर मान लो एक कंपनी का सीन है, आपको पता है कि भाई एक मैनेजर का क्या काम है, वो कहाँ से एम्प्लॉयज़ को फंड करता है, कैसे मेंटेन करता है सेल्स को, एक्सपेंडिचर को, क्या क्या चीज़ मेंटेन करता है, कैसे मेंटेन करता है, कैसे बाहर कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करता है ना? तो अगर आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होगा तभी तो जा करके आप एक अच्छी स्टोरी लिखोगे, है ना? तो नॉलेज को बूस्ट करो, जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतना नॉलेज बूस्ट होगा। तो इस तरह की चीज़ें करो ताकि आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी हों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिस टाइम यू विल मेक इट, एंड ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है यार, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। और मैं काफ़ी सारे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।